नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की वीडियो में। और मैं आपका दोस्त शिवम आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सवाल जो हैं, ये प्रीवियसली आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिल्ली पुलिस के नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो कि अपकमिंग है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें आप कह सकते हैं इसी लेवल की, आप कह सकते हैं जीके, जनरल अवेयरनेस, ये सब आती हैं। उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो वीडियोज़ हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल वीडियो की तरह इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिससे कि पता लग सके कि आखिर आप लोग का रिस्पॉन्स क्या है या फिर आप लोग किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट, कोई सजेशन अगर आपके पास है तो ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं उन सभी सवालों को, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो जो भी रिसर्च मैंने करी है वो सब मैं निकाल के आपके सामने अब रखने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे हमारे सामने है, स्क्रीन पर है, वो ये है कि आखिर किसको बनाया गया था नवाब ऑफ बंगाल बैटल ऑफ प्लासी के बाद। सबसे बड़ा सवाल। और एक और बात बताऊं मैं आपको, इस बैटल के बाद जो है वो भारत का इतिहास जो है वो पूरे तरीके से पलट गया था, क्योंकि इसके बाद से आप कह सकते हैं एक तरीके से हमें जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश का अधिकार हमें देखने को मिला। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो मीर जफर है ही। इसे बनाया गया था, आप कह सकते हैं, नवाब ऑफ बंगाल जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई थी। उसके बाद कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों? ये हुई थी 1757 के अंदर। ओके, इसके दौरान दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली धोखाधड़ी हुई थी, ब्राइब दिया गया था। बेसिकली मैं बताऊँ आपको, ओके, कि वो लोग जाएँ गद्दारी करें, और आप कह सकते हैं गद्दारी करके ओके अपना, आप कह सकते हैं इन्होंने अपना जो है क्या कह सकते हैं वहाँ पे राज करना चालू कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक चालबाजी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने आप कह सकते हैं इस चीज़ को जीता और अपना वहाँ पे आप कह सकते हैं शासन और एक अपनी कठपुतली जो है उसको वहाँ पे बैठा दिया कि भाई तुम राज करो आज से। और इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि मैं सच बता रहा हूँ, इसके बाद जो है वाकई में भारत का जो पूरा इतिहास था ये बदल के एकदम रख दिया गया। और उसके बाद आपको पता है 200-300 सालों तक जो पूरा राज था वो यहाँ पे अंग्रेजों का रहा। ओके, तो इसी बैटल के बाद ही आप मान सकते हैं हमारी जो दिक्कतें, या फिर आप कह सकते हैं इसी बैटल के बाद जो है वो सारी प्रॉब्लम्स चालू होती हैं। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, कोडावा कम्युनिटी जो है ऑफ कॉर्ग वर्शिप करते हैं वेपन्स की किस फेस्टिवल के अंदर? तो हम लोग जानते हैं, आपको बता दूं पहले, इसका राइट ऑप्शन तो है वो है केलपोर्ट, जगह का नाम है बेसिकली। ओके, मतलब केलपोर्ट फेस्टिवल का नाम है। इसी फेस्टिवल के दौरान आप कह सकते हैं यहाँ पे जो वेपन्स है इनकी वर्शिप, पूजा करी जाती है। वेपन्स को सेलिब्रेट किया जाता है एट द केलपोर्ट। और मैं बता दूं आपको, ये एक एनुअल कोडावस जो है आप कह सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए कॉर्गी फेस्टिवल जो है, इसको आप कह सकते हैं मनाया जाता है सितंबर के पहले वीक के अंदर। ओके, इसके अंदर पूरी तरीके से जो भी आप कह सकते हैं जो भी वेपन की वर्शिप है वो करी जाती है। ओके, इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो वेपन है वो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारी रक्षा करने के लिए आप कह सकते हैं हमारे काम आते हैं, तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इस फेस्टिवल में इनकी पूजा भी करते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको कोडागो कम्युनिटी के बारे में, तो जो कोडागो कम्युनिटी है दोस्तों, इसके खुद के रिचुअल्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ओके, ऐसी तरीके से मैं बता दूं आपको, इनका ये वाला भी रिचुअल है जहाँ पे जो केल वर्ड है, इस केल पोड के अंदर जो केल वर्ड है इसका मतलब होता है आर्मर, और जो पोड मतलब होता है उसका मतलब होता है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल ऑफ वेपन्स आप कह सकते हैं ये मनाया जाता है इसके अंदर। इस दौरान मैं बता दूं आपको हैंगिंग प्रेयर लैंप्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं थोक बोलचा। ओके, और साथ साथ फ्लावर्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं थोक पू। इस तरीके के यहाँ पे आप कह सकते हैं रखे जाते हैं गन के ऊपर, जो नोजल होती है उसकी वहाँ पे। ओके, बिल्कुल टॉप पे आप इनको इमेजिन मैं करवा दूंगा बेसिकली किस तरीके से ये होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली कि आखिर जो केलपोर्ट फेस्टिवल है इसके अंदर किस तरीके से जो वेपन है उनकी आप कह सकते हैं यहाँ पे पूजा करी जाती है। अगला हमारा सवाल आता है कि जो सनलाइट है इसके अंदर कितने कलर्स होते हैं? बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था और बहुत आसान आप कह सकते हैं सवाल था, जिसका जवाब लगभग सभी को पता होगा। 7 कलर होते हैं। सनलाइट के पास भी 7 कलर होते हैं। सनलाइट दोस्तों यहाँ पे 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट करती है खुद को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड के अंदर, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। और बचपन से लेके अब तक हम लोग आप कह सकते हैं इसे देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, तो इसका सवाल जो है वो आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। सनलाइट के दोस्तों जो पोर्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आते हैं। ओके, जो कि आप कहते हैं सन की तरफ से आती है, और ये पर्टिकुलरली दोस्तों मैं बता दूं इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट की होती हैं। अर्थ पे दोस्तों ये सारी जो सनलाइट है ये स्कैटर हो जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। इसीलिए
डे टाइम में आप कह सकते हैं हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको बता दूं, जो डायरेक्ट रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, वो ब्लॉक होती है क्लाउड्स के द्वारा, तब हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी अलग अलग आप कह सकते हैं हीट के जो रेडिएंट हीट देखने को मिलते होंगे। कभी कभार आपने देखा होगा एकदम लाल हो जाता है मौसम, तो वो भी एक तरीके का स्कैटरिंग है, जो कि आप कह सकते हैं बादल के बीच में आ गए, कुछ ऐसा हो गया, कलरिंग की मिसमैच हो गई, तो ये चीज़ें हमें ऑब्वियसली देखने को भी मिलती रहती हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, कामाख्या टेम्पल जो है दोस्तों वो गुवाहाटी में है। और मैं बता दूं आपको पहली बात कि कामाख्या टेम्पल जो है वो एक काफ़ी प्रचलित और हिंदू मान्यताओं की तरफ से बहुत आप कह सकते हैं आप मान्यता वाला टेम्पल भी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, ये जो है ये नीलांचल हिल्स गुवाहाटी असम के अंदर है। पूरी तरीके से कामाख्या गॉडेस के लिए, यहाँ पे जो माता देवी हैं कामाख्या, उनके लिए ये आप कह सकते हैं डेडिकेटेड है। ओके, और ये सबसे पुराना और आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मान्यताओं वाला भी आप कह सकते हैं ये आप कह सकते हैं टेम्पल है। इसके अंदर काफ़ी सारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं। ओके, माना जाता है वहाँ पे अगर किसी को माता वगैरह भूत भूत आए हुए हैं तो वो वहाँ पे उतर भी जाते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो वहाँ पे चलती हैं। जो टेम्पल है इसके सेंटर में एक काल चक्र है, जो कि आप कह सकते हैं तंत्र मार्ग के तरीके से, जहाँ पे मैं बता दूँ आपको अंबुबाची मेला जो है वो भी एक एनुअल फेस्टिवल है, वो आप कह सकते हैं सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही इसके साथ साथ ये जो टेम्पल है इसको मैं बताना चाहूँगा रीबिल्ड किया गया था 8th और 9th सेंचुरी के अंदर। काफ़ी आप कह सकते हैं पुराना टेम्पल और बहुत आप कह सकते हैं मान्यताओं वाला, काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो निगेटिव पावर्स हैं उनको खत्म करने वाला ये वाला हमें टेम्पल देखने को मिलता है। एक और सवाल यहाँ पे लिख के आता है कि मंथली मेंटेनेंस अमाउंट की बात करी गई थी, जो कि दिया जाएगा जो भी आप कह सकते हैं चिल्ड्रन के तौर पे दिया जाएगा उनके पेरेंट्स को ही, जो कि आता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल 2007 के द्वारा। इसको यहाँ पे रिमूव किया गया था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 के दौरान। इसके दौरान दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये की यहाँ पे आप कह सकते हैं सहयोग की बात करी गई थी। ओके, साथ ही बता दूँ मैं आपको, ये जो भी बिल लेके आता है स्टेप, ओके, चिल्ड्रन हो गए, अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन इन लॉ हो गए, लीगल गार्जियन हो गए माइनर की, ओके, वो सभी आप कह सकते हैं इसके अंदर आते हैं। इस एक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल्स जो दिया जाएगा और जो कि मैक्सिमम आप कह सकते हैं 10,000 रुपये का रहेगा हर महीने। ओके, जो बिल है ये रिमूव करेगा आप कह सकते हैं अपने अपर लिमिट मेंटेनेंस फी को भी। समझ में आया आपको किस तरीके की बातें यहाँ पे जो हमें समझ में आती है वो देखने को मिली है। अब देखिए, बेसिकली जो ये एक्ट है ये सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पर कह सकते हैं एक मेंटेनेंस देने के लिए मदद भी कर रहा है। ओके, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, लेकिन अभी तक के लिए हमें पता है कि इसके अंदर 10,000 रुपये जो है वो दिया जाता है, ओके, पेरेंट्स को, बच्चों के लिए। अगला सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट implies that sustainable development should take a holistic approach toward notion of progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being। इस तरह की बातें यहाँ निकल के आती हैं। मतलब क्या, हिंदी में समझा दूँ पहले मैं आपको। वो बात ये निकल के आती है, पूछा गया था बेसिकली डेफिनेशन थी। बहुत आप कह सकते हैं चीज़ें जब एग्जाम पूछी जाती हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप बहुत नॉर्मली दे सकते हैं। जैसे कि आपका आया था सनलाइट वाला हो गया, उसके बाद कामाख्या वाला हो गया। ये सब बहुत बेसिक सवाल है। इन सब के बारे में नॉर्मली भी अगर आपने कुछ हल्की फुल्की पढ़ाई करी हुई है, हल्का फुल्का आपके आसपास भी ध्यान होता है, तो आप लोग इन चीज़ों के जवाब दे देंगे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ये वाला सवाल भी एक्स्ट्रा में नहीं है। अगर आपने किसी ने जीडीपी पढ़ा होगा, ओके, जिसने यहाँ पे आप कह सकते हैं जीएनपी पढ़ा होगा, उसने इसके बारे में भी पढ़ा ही होगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। ओके, इसके अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है वही एक कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग किस तरीके से उसे एक होलिस्टिक अप्रोच में ले सकते हैं। होलिस्टिक मतलब एक इस अप्रोच में जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा, कि उस अप्रोच में ले सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होते हैं वेलबींग के, उसको मेंटेन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हो गया या फिर हम इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, एक फिलॉसफी थी जो कि दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ भूटान के द्वारा। इसके अंदर दोस्तों जो इंडेक्स है वो बात करता है कि किस तरीके से कलेक्टिव हैप्पीनेस होती है, वेलबींग है पॉपुलेशन की, इन सभी को हम लोग आप कह सकते हैं इसके अंदर देखते हैं। जीडीपी जो है दोस्तों वो आपको सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड मेजर है कि किस तरीके से हमारे जो प्रोडक्शन हुए गुड्स के सर्विसेज के हमारी कंट्री के एक पीरियड के अंदर कैसे रहे हैं, इन सभी के बारे में ये बात करता है। जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आप कह सकते हैं टोटल मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स की, सर्विसेज की, ओके, जो कि प्रोड्यूस होती है नेशन की इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, और नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही है। ओके, यही आप कह सकते हैं बताता है कि आखिर फाइनल जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं और किस तरीके से फैक्टर रहे हैं हमारे कंट्री के प्रोडक्शन को लेके, क्वालिटी यहाँ पे आप कह सकते हैं उसके बारे में,
कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो इन सभी के रिलेटेड जो चीज़ें निकल के आती हैं वो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर लेते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सी बुक है जो कि लिखी गई है बाय दी राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। देखिए ये जो बुक थी आप कह सकते मैं आपको राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो हमारे आप कह सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, स्कॉलर थे और पहले प्रेसिडेंट रहे थे भारत के। इन्होंने ऑफिस संभाला था 1950 से लेकर 1962 तक। ओके, इनकी बुक जो थी इंडिया डिवाइडेड बुक, जो कि एक तरीके से सवाल लेके आती है पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू मुस्लिम एंड हिंदू जोन्स। ओके, और जो कि ये बताती है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है जब उसने यहाँ पे पास किया एक रेवोल्यूशन अपने फेवर में मार्च 1940 लाहौर के अंदर, उसके बारे में बात करती है। इसको यहाँ पे इसने पब्लिश किया गया था और इन्होंने लिखा था इसे जेल के अंदर। 1946 में इसे पब्लिश किया गया था। ओके, उस एक साल पहले जब यहाँ पे इंडिया डिवाइड होना था उससे पहले। बाकी तीन क्या बताऊँ मैं आपको। एन ऑटोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम जो है ये लिखी गई थी बाय दी जवाहरलाल नेहरू। फिर है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी लिखा जवाहरलाल नेहरू ने 1934 के अंदर। ओके, पूरे तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में इन्होंने बताया। 196 लेटर्स थे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कि अलग अलग यहाँ पे रीजन्स पे लिखे गए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बिटवीन 1930 से लेकर 1933 तक। और यहाँ पे अगली जो बुक आती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। ओके, जब वो इम्पेरियलिज्म में थे अपना अहमदाबाद फोर्ट के अंदर, जब वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 से लेकर 46 के अंदर, तब इन्होंने वाली बुक लिखी थी। तो अगर बताऊँ मैं आपको, इन चारों में से ही सिर्फ एक बुक थी जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। आपकी इतनी अच्छी नज़र होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर यही जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि उन्होंने लिखी हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, इस पर भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के दे दूंगा जिससे कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप लोग की प्रिपरेशन में आगे कोई अगर ऐसा सवाल आता है तो वो आप भूल ना पाएँ। तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा पहले। अगला सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, जो कि लिखी गई है बाय दी जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। 1817 में इन्होंने बुक लिखी थी। तो देखिए बता दूं मैं आपको, जेम्स मिल ने यहाँ पे लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, जो जेम्स मिल है ये एक स्कॉटिश हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थेरिस्ट और फिलोसफर हैं। ओके, ये आप कह सकते हैं फाउंडर्स में थे जिन्होंने रिकार्डियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को खोला। साथ ही आप बता दूं मैं फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने डिवाइड इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को लेकर आता है। हर तरीके से इन्होंने जो इन्फ्लुएंस है हिस्टोरिकल स्टडीज़ को बात किया, उसके अंदर सब कुछ करते हुए इन्होंने लिखा। अगली बुक आती है ग्रेट म्यूटिनी, जिसको लिखा है यहाँ पे क्रिस्टोफर हेबर्ट ने। फिर आती है यहाँ पे आपको बता दूं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। और अगली बुक आती है अ पैसेज ऑफ इंडिया, ये लिखी है E.M. फॉस्टर ने। तो ये आप कह सकते हैं चारों बुक हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है सवाल दोस्तों 2019 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या रही थी। और ये जो इंडेक्स है इसे आप कह सकते हैं लाया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो भारत की रैंक रही थी 129 अमंग 189 कंट्रीज के अंदर। 2019 में रिलीज करा गया था। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड ने शुरुआत की 3 पोजीशन को यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडेक्स में लिया गया था। साउथ एशिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में। और ये हमें आप कह सकते हैं, जब आपको बताना चाहूँगा 46% ग्रोथ रही है। ओके, पहले जो ये ग्रोथ थी 43% थी। इंडिया के दोस्तों यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। हमने कहीं ना कहीं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसे यहाँ पे इंक्रीज किया है एजुकेशन में, और हेल्थ केयर के एक्सेस को भी लेके हमने कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करी हैं। इसीलिए हमारी रैंक जो है 129 आई है, इससे पहले कम भी रही है। अब देखिए, जब एक मूव हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, ओके, उसके दौरान यहाँ पे एक आप कहते हैं पेंटेड किया था फेमस इमेज ऑफ भारत माता का। ओके, जहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टिंग था उनका एक एस्थेटिक फिगर बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों बता दूं, जब यहाँ पे ये वाला मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे जो हमारे अभिनंदन रथनाथ टैगोर हैं उन्होंने इस फेमस इमेज को बनाया था भारत माता का। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी काम था वो इंडियन पेंटर जो अभिनंदन नाथ टैगोर थे उन्होंने 1905 में बनाया था। जो पहले आप कह सकते हैं इन्होंने आप मान लीजिए पेंटिंग करी थी, वो करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी की 1817 के अंदर। ओके, ये बता दूं मैं आपको कि ये जो है वो नेफ्यू रहे थे किसके, इंडियन पोएट और आर्टिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर के। ओके, और उसी से आप कह सकते हैं जब एक फैमिली में ये चीज़ चलती भी आ रही है तो ऑब्वियसली है कि हमें यहाँ पे भी एक अच्छी कला जो है वो देखने को मिली है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक प्ले राइटर, ओके, म्यूजिशियन, एडिटर और पेंटर थे। साथ साथ सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो इंडियन बंगाली सिविल सर्वेंट, पोएट, कंपोजर, राइटर, सोशल रिफॉर्मर, लिंग्विस्टिक फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल से ही थे। और यहाँ पे बता दूं आपको लास्ट में आपके आते हैं यहाँ पे
रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये भी एक इंडियन बंगाली पोएट थे, सॉन्ग कंपोजर थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे और पेंटर थे। ओके, ये सारी बातें जो हैं वो हमें समझ में आती हैं अपनी आज की वीडियो से। आई होप कि आपको इस वीडियो में चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पहले तो आप लोगों का यहाँ पर रिव्यू देखने के लिए वीडियो बनाई है कि आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही, या फिर आप कह सकते हैं मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँगा आपके रिस्पॉन्स के तौर पे कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से मेरी स्पीड रहनी चाहिए वीडियो में, क्या चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको नोट्स चाहिए, किस तरीके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स चाहिए, इतने बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। ओके, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स देंगे उस तरीके से आगे की वीडियोज़ आने वाली हैं। शॉर्ट वीडियो थी, पर आप लोगों का यहाँ पे जो रिव्यू है ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसको आप ज़रूर मेंटेन कीजिएगा और मुझे बताइए कि आखिर और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।